ठीक है। सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर स्टडी करेंगे अपन, क्या प्रिंसिपल है इसका, कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। इसके बाद इसकी थ्योरी एंड वर्किंग, फॉर्मूला देखेंगे अपन, डिफ्लेक्शन का क्या फॉर्मूला बनता है, और कुछ टर्म्स रिलेटेड टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, जैसे ये है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, इसमें करंट सेंसिटिविटी स्टडी करेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्टमीटर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड देन गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी है, क्वेश्चंस भी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस लेक्चर का यही ऑब्जेक्टिव है कि हम ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको स्टडी करें प्रॉपरली और समझ लर्न करने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गैल्वेनोमीटर होता क्या है, व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर। सो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट करंट इन अ सर्किट। किसी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उस डिवाइस को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इसका प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है, जो हम ऑलरेडी स्टडी करके आ चुके हैं कि व्हेन वी प्लेस एनी कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, ओके, व्हेन वी प्लेस एनी करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड or in a uniform magnetic field, then that current carrying coil will experience a force। वो जो करंट कैरिंग कॉइल होती है वो क्या करती है, करंट को फोर्स एक्सपीरियंस करती है अगर उस करंट कैरिंग कॉइल को कहाँ रख दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, ठीक है। तो वो जो फोर्स लगता है उसमें, ठीक है, जिसे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो आपने आंसर कर ही दिए, मैंने आपसे जो क्वेश्चंस किए थे याद हो तो, हमने दो वायर वाले एक क्वेश्चन करा था कि दो पैरेलल वायर रखे हुए इस तरह से, याद है आपको, टू पैरेलल वायर्स इस तरह से रखे हुए हैं और इसमें इस वाले वायर में जो करंट हाँ है, सर, इस वो वाले वायर में सेम करंट, डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट हाँ। होंगे और अगर अलग अलग डायरेक्शन में तो रिपेल हो जाएंगे। तो बस मैं थोड़ा सा यहाँ से रेफरेंस ले रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। जैसे ये वाला वायर P है और ये वाला वायर Q, ठीक है, इसमें I1 करंट फ्लो किया है, इसमें I2 करंट फ्लो करा है ना। तो देखो क्या होगा, जैसे ही आप करंट फ्लो करते हैं, हम जानते हैं कि करंट फ्लो करते क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो जैसे हम ये निकालना चाहते हैं कि ये जो Q वाला वायर है इस पे कितना फोर्स लगेगा उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। तो ये करंट कैरिंग वायर है और इस पर जो मान लो ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया, तो यहाँ इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगा, इस पी वाले वायर की वजह से, ठीक है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा, बी से रिप्रेजेंट कर दूंगा, ये बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब वो क्या रहा है देखो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है किसके कारण, ये पी वाला जो वायर है इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू क्या है, बीपी है। और ये क्यू वाला जो वायर है, क्यू वाले वायर में कितना करंट जा रहा है, I2 करंट जा रहा है, ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और आपने कोई करंट कैरिंग कॉइल रख दी तो ये क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और फोर्स जो लगेगा क्यू पर, क्यू वाले पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, आई एल बी मतलब करंट, तो ये भी वाला आएगा I2, तो करंट तो आ गया I2, एल क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। और बी वो मैग्नेटिक फील्ड, तो इस वाले पे क्यू वाले पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्यू वाला जो वायर है उस पर जो ये पॉइंट ले रहे हैं अपन, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है किसकी वजह से, इस पी वाले वायर में जो करंट जा रहा है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, I2LB, ठीक है। तो सीधी सीधी बात ये है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि व्हेन यू प्लेस एनी करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन दैट कॉइल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है। एंड द फॉर्मूला फॉर दैट फोर्स इज ILB, आई मतलब करंट, उसमें कॉइल में कितना करंट है वो L उसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। और B जो है वो क्या जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, है ना। प्लस इससे ये जो फोर्स है, इस फोर्स की जो डायरेक्शन हम निकालते हैं, दैट डायरेक्शन वी विल फाइंड आउट बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं अपन, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम फाइंड आउट कर देते हैं किसकी, फोर्स की डायरेक्शन को, ठीक है। और अगर आप मान लो आपने दो मैग्नेट्स ले ली इस तरह से, ये मैग्नेट यहाँ पर लिया अपने, नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। और इसके बीच में अपन ने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख दी इस तरह से, रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने प्लेस कर दिया, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसमें करंट पास कर दिया आपने, ठीक है। तो इस तरह से करंट पास हो रहा है, तो जो फोर्स होगा या कहें जो फोर्स इसमें लगेगा, अब इस केस में देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ हो जाएगी, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये जो रेक्टेंगुलर जो आपकी कॉइल है ना, इस रेक्टेंगुलर कॉइल की क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल की क्या है, पैरेलल है।
तो इस केस में जो टॉर्क होती है दैट टॉर्क विल बी मैक्सिमम। इस केस में टॉर्क क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है, टॉर्क विल बी मैक्सिमम इन दिस केस। समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट अपन यूज करेंगे इसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। जैसे अब यहाँ बात करते को प्रिंसिपल क्या होता है कि अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड experiences a current dependent torque which tends to rotate the coil and produce angular deflection। ठीक है, जैसे ही आप उसको किसी करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस करते हो मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होता है, उस पर टॉर्क अप्लाई होगा, ठीक है, और उस टॉर्क की वजह से, है ना, टेंड्स टू रोटेट द कॉइल, उस कॉइल को रोटेट करेगा और उससे क्या होगा, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल के बाद अगर अपन कंस्ट्रक्शन पे आ जाए, टॉर्क हमने स्टडी कर रखी है क्लियरली, अच्छे से ध्यान है आपको, ठीक है ना, टॉर्क हमने क्लियर अच्छे से यस ऑलरेडी सर। लेक्चर उस पे किया हुआ है टॉर्क पे, है ना। अच्छा, अभी इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, तो कंस्ट्रक्शन वन बाय वन देखते हैं। देखो देखो यहाँ पर वेस्टर्न पाइवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ फाइन इंसुलेटेड कॉपर वायर वुंड ऑन अ लाइट एल्यूमिनियम फ्रेम। तो देखो ये जो आपको व्हाइट व्हाइट से दिख रहा है ना इसमें, ये देखो ये जो जा रहा है जैसे, ये तो कॉइल है, ठीक है, और ये एक रेक्टेंगुलर एल्यूमिनियम का फ्रेम है, उस पर इसको क्या करा है, लपेटा हुआ है, ठीक है, उसको वुंड किया गया है किस पे, लाइट एल्यूमिनियम फ्रेम पे, है ना। देन द मोशन ऑफ द कॉइल इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ हेयर स्प्रिंग्स ऑफ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। तो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की स्प्रिंग है जिससे क्या होगा, इसके मोशन को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ये स्प्रिंग देखो, ये यहाँ पर ये स्प्रिंग लगा रखी है यहाँ पे, ठीक है। आपने देखा होगा एक चीज, आप देखना कि अगर अब जैसे अपन इसमें कॉइल में करंट, पहले एक बार कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, फिर वर्किंग में मैं ये चीज आपको बताऊंगा। देखो क्या होगा, आपने कॉन्सेप्ट तो देख लिया कि भाई कोई करंट कैरिंग कॉइल को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसके अंदर क्या होगी, टॉर्क प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर अपनी एक कॉइल रखी हुई है और इस कॉइल को किसके बीच में रख दिया, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट है, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट है, मतलब कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसी होगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। और जैसे ही आप कॉइल के अंदर करंट फ्लो करोगे तो करंट फ्लो होने के कारण क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। अच्छा, वो डिफ्लेक्शन जो होगा तभी होगा जब आप उसमें करंट फ्लो करोगे, ठीक है, जब कॉइल में करंट फ्लो करोगे तभी उसके अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अब डिफ्लेक्शन होगा तो ये जो आपको पॉइंटर दिख रहा है आपको ऊपर, ये पॉइंटर रोटेट होगा, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंटर जब रोटेट होगा तो ये जो स्प्रिंग है इस पर देखो, पॉइंटर जो रोटेट हो रहा है वो किस टॉर्क के कारण हो रहा है, वो टॉर्क किस वजह से आ रही है, किस वजह से आ रही है वो टॉर्क आ रही है बिकॉज आपने उस कॉइल को, एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इस वजह से वो टॉर्क आई है उसमें। आई बात समझ में? क्लियर है? यस बोलो। हाँ सर। ठीक है, अब ये टॉर्क क्या करेगी, ये टॉर्क जो है स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। क्या करेगी? रीस्टोरिंग टॉर्क। ये बिल्कुल वैसा ही केस है जैसे आप एक सिंपल हेलिकल स्प्रिंग ले लो और उस हेलिकल स्प्रिंग में कोई वेट आप वेट लगा दो, तो वेट क्या करेगा, उसको स्ट्रेच करेगा, तो वेट उस पर फोर्स लगाएगा हेलिकल स्प्रिंग पे, और स्प्रिंग के अंदर भी क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगा जिसको कि अपन स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। समझ पा रहे हो बात को? समझ पा रहे हो? हाँ सर, जैसे मतलब वो आपने टॉर्क की वजह से जो मुड़ेगी उसको वापस रिस्टोर करना चाहेगी सर। रीस्टोर करना चाहेगा, उसको अपन रीस्टोरिंग टॉर्क कहेंगे। तो ये थोड़ा सा आप क्लियर रखना कि क्या होगा, जैसे ही कॉइल में करंट जाएगा और क्योंकि कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगी। वो टॉर्क क्या करेगी, डिफ्लेक्शन देगी, ठीक है, वो टॉर्क क्या करेगी, डिफ्लेक्शन देगी, और उस टॉर्क की वजह से जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी? रीस्टोरिंग टॉर्क। आया समझ में? क्लियर है? क्लियर, बिल्कुल यस क्लियर हो सर। गए ना ये बात? बस इससे आपका हाँ सर। थ्योरी और वर्किंग अभी अपन देखो, सारे फॉर्मूले बस इसी से ही अपन सारे फॉर्मूले बना देंगे, है ना। इसको थोड़ा दिमाग में रखना। अपन कंस्ट्रक्शन पे वापस आते हैं। तो इसमें क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ फाइन इंसुलेटेड कॉपर वायर है वुंड ऑन अ लाइट एल्यूमिनियम फ्रेम। द मोशन ऑफ द कॉइल इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ हेयर स्प्रिंग्स ऑफ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की स्प्रिंग है। द स्प्रिंग्स प्रोवाइड द रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। स्प्रिंग प्रोवाइड्स द रीस्टोरिंग टॉर्क एंड सर्व एज अ करंट लीड्स, ठीक है। आप ये ध्यान रखना कि स्प्रिंग क्या कर रही है, स्प्रिंग का क्या काम है, स्प्रिंग का काम है रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करना, ठीक है। A light aluminum pointer attached to the coil measures its deflection on a suitable scale। तो ये कैलिब्रेटेड स्केल है, ये आपका पॉइंटर हो गया, ठीक है। तो जैसे आप करंट फ्लो करोगे यहाँ पर आपको रीडिंग आपकी मिल जाएगी, है ना।
द कॉइल इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द कॉनकेव पोल्स ऑफ अ परमानेंट होर्सशू मैग्नेट। तो अभी यहाँ पर तो मैंने कॉनकेव टाइप का नहीं बनाया हुआ है, आपको भी नेक्स्ट वाला मैंने एक और इसका डायग्राम में मेरे पास वीक कॉइल गैल्वेनोमीटर था, उसमें देखना होर्सशू टाइप का लगाया हुआ, और क्यों लगाया हुआ है ये भी वहां पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा क्लियरिफिकेशन आपको इस डायग्राम से अच्छा मिल जाएगा, जो आपकी बुक्स में दिया है उससे अच्छा डायग्राम ये है, इसमें ज्यादा क्लियरिटी है आपको। ठीक है, देयर इज अ सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। तो ये जो आपको दिख रहा है ये सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है, दिख रहा है आपको, ये क्या है, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। ये क्यों है? यस सर। ये इसलिए है विच इज नॉट ओनली मेक्स द फील्ड रेडियल, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये फील्ड को क्या कर देता है, रेडियल कर देता है। ठीक है, ऑल्सो इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट है। ठीक है, जो मोस्टली आपको सर ये रेडियल वाला क्या रेडियल मतलब? वाला अभी आ जाएगा, आप देखो नेक्स्ट डायग्राम में बता दूंगा। यहाँ तक आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर है ना? हाँ सर। रेडियली वाला अब लेते हैं अपन। ये देखो आप, यहाँ देखो थ्योरी वर्किंग, देखो ये डायग्राम है इसका। देखो ये हो गई आपकी परमानेंट मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये है जो कॉनकेव टाइप का जो वर्ड यूज किया गया था यहाँ पे, देखो परमानेंट मैग्नेट होर्सशू टाइप कॉनकेव पोल्स, कॉनकेव पोल्स, ये देखो आप, ये कॉनकेव पोल्स है। ठीक है, ध्यान से देख लेना, ये आपका बुक वाला डायग्राम है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो आपको इस डायग्राम में ये दिख रहा था, है ना, ये जो दिख रहा था सिलेंड्रिकल, है ना, आयरन कोर, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर था, ये इधर ये रहा सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, या स्प्रिंग हो गई, है ना, टॉप व्यू बनाया हुआ है इसने, टॉप व्यू। ये वाला तो अपन इधर साइड से फ्रंट से देख रहे थे, और ये जो डायग्राम बुक में दिया हुआ है ये टॉप व्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो आपके होर्सशू टाइप परमानेंट मैग्नेट हो गई, कॉनकेव टाइप की, कॉनकेव टाइप की। ठीक है, ये आपका इधर सॉफ्ट आयरन कोर वाला ड्रम हो गया, सिलेंड्रिकल ड्रम। ये स्प्रिंग लगी हुई है आपकी फास्फोरस बॉन्ड्स की, इससे पॉइंटर कनेक्टेड है, पॉइंटर कनेक्टेड है, कैलिब्रेटेड स्केल हो गया आपका। ठीक है, ये जो एरोज बने हुए हैं यहाँ पर, ये कॉनकेव टाइप का, ये जो एरोज, ये देखो आप, ये एरोज बने हुए हैं, ये एरोज क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये एरोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर टर्म थी ना जो आप अभी क्वेश्चन कर रहे थे, सर कैसे, ये रेडियल का क्या मतलब है? रेडियल का ये, ठीक है, यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से क्या फायदा होता है? यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से फायदा होता है कि द प्लेन ऑफ कॉइल ऑलवेज रिमेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि अपनी मैंने अभी जस्ट यहाँ पर आपको डिस्कस किया। आपका जो प्लेन ऑफ कॉइल है वो क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, जो आपका प्लेन है, प्लेन ऑफ कॉइल जो है वो पैरेलल होने चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के। तो रेडियल मैग्नेट, ये जो सर रेडियल मतलब क्या होता है? रेडियल मतलब विद द रेडियस होता है, रेडियस के साथ। रेडियस जो है, रेडियस से वर्ड बना है रेडियल। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर एक सर्कल बनाए, आपको ये सर्कल बनाए, ठीक है, अब रेडियल डायरेक्शन क्या होगी? ये रेडियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर। अब सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है, तो रेडियल है तो सारी की सारी क्या होगी? उसके प्लेन के पैरेलल होगी। आगे बात समझ में? रेडियल मतलब होता है विद द रेडियस। आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से तो डायग्राम क्लियर हो गया बिल्कुल। थोड़ा थोड़ी क्लियरिटी आपको इससे मिल गई होगी ये वाले डायग्राम से, है ना? ठीक है, हाँ सर। तो ये जो है ये टॉप व्यू से बनाया हुआ डायग्राम। अब यहाँ तक की तो बात हो गई। अब अपन आ जाते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे, मेन मुद्दे पे इसके। तो क्या हो गया, जैसे जो मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, एक बार वो रिपीट कर देता हूँ। जैसे करंट कैरिंग कॉइल है, आपने करंट भेजा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर टॉर्क लगेगा, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, और इस टॉर्क की वजह से रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। किसके अंदर प्रोड्यूस होगा? रीस्टोरिंग टॉर्क स्प्रिंग में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्प्रिंग में। इन दोनों टॉर्क को एक्चुअली, जब आपने करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस किया ना मैग्नेटिक फील्ड में, उनको जो टॉर्क प्रोड्यूस हुई, उस टॉर्क को कौन बैलेंस करता है? रीस्टोरिंग टॉर्क। उस टॉर्क को कौन बैलेंस करता है? रीस्टोरिंग टॉर्क बैलेंस करता है, और उतना डिफ्लेक्शन आपका पॉइंटर जो होता है ना वो शो कर देता है। ऐसा नहीं है वो चलता ही आएगा पॉइंटर। जैसे ही जो वो टॉर्क प्रोड्यूस हुई है आपकी, वो टॉर्क अगर वो टॉर्क को स्प्रिंग की रीस्टोरिंग टॉर्क जैसे ही बैलेंस कर देगी, तो आपका पॉइंटर वहीं रुक जाएगा, आपको रीडिंग मिल जाएगी। आई बात समझ में? नहीं आई? ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? यस सर। अब जो है इस करंट कैरिंग कॉइल को आपने रखा है कहां पर? मैग्नेट में रखा है। तो कितनी टॉर्क प्रोड्यूस हुई वो टॉर्क अपन निकालना चाहते हैं। तो टॉर्क का बड़ा आसान सा फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि अपना जो वाला लेक्चर है
वाला जो लेक्चर मैंने किया हुआ है वहाँ काफी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, तो सारा उस लेक्चर में एक्सप्लेन है, ठीक है ना। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वहीं से है, जो भी फॉर्मूला आ रहा है, जो भी सिंबल्स यूज किए जा रहे हैं, ये वही है जो हमने आपको पहले एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। तो देखो एन तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हो गया आपके कॉइल का, आई जो है उस कॉइल में जो करंट भेजा है आपने, वो आई उसका करंट हो गया। बी याद हो तो हमने डायमेंशन ली थी, ठीक है। देखो ये लेक्चर अपना हुआ था, है ना, इसका अपलोडेड भी वीडियो। तो देखो इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल वाली जो डिस्टेंस है, तो फर्स्ट तो येलो वाला देख लो पी क्यू आर एस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपन ने ए ली थी और वर्टिकल डिस्टेंस क्या ली थी बी, है ना। तो इसमें जो फोर्स क्रिएट होगा वो किसमें, फोर्स जो अप्लाई होगा किस किस में होगा, एक तो पी क्यू में और आर एस में, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया आई एल बी वाला, आई एल बी, आई एल और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बी तो जो है वो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक है ना। एल जो है इसकी लेंथ होती है, तो लेंथ स्मॉल भी आ जाएगी, लेंथ कितनी आ जाएगी, स्मॉल भी आ जाएगी, और करंट कितना आई आ जाएगा, ठीक है। तो आई स्मॉल भी कैपिटल भी, तो ये आ गया आपके पास। और नंबर ऑफ टर्न्स एन ले लो तो एन आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स अपन एन ले लेंगे तो कितना, ये फोर्स का जो फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, फोर्स कितना आ जाएगा, एन आई स्मॉल बी टू कैपिटल बी आ गया। अब अपन टॉर्क निकालना यस सर। चाहते हैं, तो टॉर्क के केस में क्या जाएगा, एन, क्या जाएगा आई, ये स्मॉल बी, ये कैपिटल बी, और यहाँ पर आता है ए साइन थीटा, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। थीटा की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन ऑफ कॉइल के क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो आगे आप जब इसको सॉल्व करें तो एन आई कैपिटल बी और ये स्मॉल है और स्मॉल बी, तो ये क्या हो जाएगा, इस कॉइल का एरिया हो जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन आई स्मॉल बी और कैपिटल ए क्या हो जाएगा, एरिया। तो ये वो टॉर्क है जो प्रोड्यूस हुई है जब आपने करंट फ्लो कराया ना उस कॉइल में, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल है आपकी, उसमें जब आप आई करंट फ्लो कराओगे तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी वो टॉर्क कितनी आ जाएगी, एन आई कैपिटल बी और कैपिटल ए, ठीक है। बी जो है वो तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ए इसका एरिया हो गया, आई करंट है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है। अब ये जो टॉर्क है, ये सर ये टॉर्क, ए साइन थीटा है ना, ये बता सकते हो क्या वापस? हाँ ए साइन थीटा ऐसा है ना, अपने थीटा कब लिया था, जब इसको आपने टर्न कराया था ना थीटा से, तभी अपना ए साइन थीटा आया था। अभी तो अपन क्या ले रहे हैं, ये येलो वाला, ये येलो वाली कॉइल बन रही है, ये वाला केस ले रहे हैं। तो उस केस में तो क्या होगा, ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में कि ये थीटा जो है कितना जाएगा, ये 90 डिग्री रखेंगे अपन, और 90 डिग्री रखोगे, ठीक है, तो साइन 91 हो जाएगा, तो फॉर्म का तुम आ सकते। अब ये वाली जो टॉर्क आ रही है, ये टॉर्क किससे बैलेंस होगी, ये टॉर्क आपकी बैलेंस होगी रीस्टोरिंग टॉर्क से। किससे बैलेंस होगी, रीस्टोरिंग टॉर्क से। और रीस्टोरिंग टॉर्क किस में आएगी, स्प्रिंग के अंदर आएगी, ठीक है। तो रीस्टोरिंग टॉर्क जो है स्प्रिंग के अंदर आएगी, तो उसका जो फॉर्मूला आएगा वो होता है के अल्फा। जैसे आपने सुना स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हो, के एक्स होता है, माइनस के एक्स लिखते हैं हमेशा अपन, ठीक है। तो हाँ उसमें सर। के क्या होता है, उसमें स्टिफनेस लेते थे अपन, और एक्स क्या होता था, डिफ्लेक्शन होता था। यहाँ पर अब यहाँ वहां पर क्या होता है, ये लीनियरली जो है डिफ्लेक्शन लीनियर था, लीनियर मतलब ऐसे लाइन में या तो कंप्रेस हो रही थी या एक्सपांड हो रही थी। इस केस में क्या हो रहा है, टॉर्शन हो रहा है, रोटेट हो रही है, वो क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से अपन इसको इससे बैलेंस कर देंगे, है ना। अब वापस अपने पॉइंट पे आ जाते हैं, तो आपको आ गया होगा समझ में, यहाँ से वापस अपने उस पे आ जाते हैं लेक्चर पे। बस अब कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो बस हो जाएगा आपसे सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो टॉर्क निकालिए अपन ने, टॉर्क की जगह टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो ये साइन 90 आया, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। और ये टॉर्क है एन कैपिटल आई बी ए, जो कि काफी बताया गया है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल ऑलवेज रिमेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड बी इन ऑल पोजीशंस, ठीक है। नॉर्मल मैंने आपको बता दिया है कि पहले भी सिखाया है कि जो प्लेन होता है ना, उस प्लेन की जो डायरेक्शन होती है, जो उसके प्लेन की सरफेस है, जो एरिया है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर, ऐसे करके परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो अगर हम ये कहें कि अगर ये कॉइल आप देख रहे हो, ये कॉइल में ये जो इसका फेस है वो आपकी तरफ है, समझ में आ रही है बात। ये जो कॉइल है इस तरह से ये कॉइल है,
इस कॉइल का फेस आपकी तरफ है और ये आप पेन लगाओगे इसमें, ठीक है। और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, इसके पैरेलल, इस प्लेन में ही जा रही है। तो बताओ इनके इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, बोलो। परपेंडिकुलर हाँ 90 90 डिग्री डिग्री। हो गया ना, ठीक है। तो इस तरह से वहां पर उसको 90 डिग्री मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो आई बात समझ में, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज़ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल ऑलवेज रिमेन परपेंडिकुलर टू फील्ड बी इन ऑल द पोजीशंस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको रीस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो द टॉर्क डिफ्लेक्ट्स द कॉइल थ्रू द एंगल अल्फा। हमने ये माना कि भाई ये जो टॉर्क लगी है, ये जो टॉर्क है, इस टॉर्क ने क्या करा, इस पॉइंटर को अल्फा से डिफ्लेक्ट कर दिया। कितने से डिफ्लेक्ट कर दिया, अल्फा से। तो जैसे ही ये अल्फा से डिफ्लेक्ट होगा तो रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगी, किसके अंदर, उस स्प्रिंग के अंदर, है ना। समझ में आ रहा है ना रीस्टोरिंग टॉर्क का कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ सर। तो रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगी और वो जब तक ही डिफ्लेक्ट होगा जब तक कि वो दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर लेते, ठीक है। सो देखो यहाँ पर यही मेंशन है कि आर रीस्टोरिंग टॉर्क इज सेट अप इन द कॉइल ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग, है ना। तो रीस्टोरिंग टॉर्क जो होगा वो जैसे F इज प्रोपोर्शनल टू x करते थे अपन स्प्रिंग के केस में, ऐसे ही यहाँ पर जो रीस्टोरिंग टॉर्क को डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन टाउ तो एक कांस्टेंट आ जाएगा k, ठीक है। ये जो कांस्टेंट होता है इसको बोलते हैं टॉर्शन कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। वहां पर स्टिफनेस बोलते थे, है ना। पर यहाँ पर तो क्या रोटेशनल यानी सर्कुलर मोशन टाइप, रोटेशन टाइप का और टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना। तो इसको अपन बोलेंगे टॉर्शन कांस्टेंट, ठीक है। टॉर्शन कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, तो टॉर्शन कांस्टेंट क्या होता है, अ टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एंगुलर ट्विस्ट, ठीक है। यूनिट एंगुलर ट्विस्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो टॉर्क रिक्वायर्ड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, टॉर्शन कांस्टेंट, टॉर्शन कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। यहाँ तक आया समझ में, बोलो, ठीक है। कोई भी लाइन कहीं से कुछ पूछना हो तो बताओ, हाँ सर। ठीक है, क्लियर है। नो सर। अब हम बार बार आपसे रिपीट करते जा रहे हैं कि भाई इनको इक्वेट बराबर कर देंगे और होगा भी, क्योंकि ये बैलेंस हो गया उतना ही डिफ्लेक्शन होगा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन टॉर्क आ जाएगा आपके, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या है, के अल्फा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपने निकाला ही है। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एनपीए डिवाइड बाय के इनटू आई, ठीक है। ये जो क्वांटिटी देखो, एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, एन जो है वो क्या नंबर ऑफ टर्न्स है, बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, ए क्या एरिया ऑफ कॉइल है, ठीक है। के तो खुद ही कांस्टेंट ही हो तो टॉर्शन कांस्टेंट है। तो ये पूरी क्वांटिटी जो है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं जी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी। जी को क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और फिगर ऑफ मेरिट, ठीक है। जो जी होता है वो एक कांस्टेंट है, यानी ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है। ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं ना, ये पूरी क्वांटिटी, ये क्या है, कांस्टेंट है। हर एक की मैंने बता ही दिया है नोटेशन क्या क्या है, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जी से। तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखें जी इज इक्वल टू क्या होगा, जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास के बाय एन बी। के बाय एन बी, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला ये, के डिवाइड बाय एन बी ए, ये आ जाएगा जी। और जी को क्या बोलते हैं अपन, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट या फिगर ऑफ मेरिट, ठीक है। किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए जो है ये कांस्टेंट रहती है वैल्यू, है ना। तो ये आ गया। अब अल्फा हमारा डिफ्लेक्शन है, तो डिफ्लेक्शन अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय जी टू आई आ गया। अब आप देखो जी तो कांस्टेंट है, तो अगर मैं कांस्टेंट को हटाऊं तो अल्फा जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, आई आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको कांस्टेंट को हटा दें, ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को अगर अपन हटा दें तो अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू आई आ रहा है। तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू आई क्या डिनोट कर रहा है, अल्फा प्रोपोर्शनल टू आई ये डिनोट कर रहा है कि व्हेन यू सेंड अ करंट द अमाउंट ऑफ करंट विल डिसाइड दैट हाउ मच डिफ्लेक्शन विल गैल्वेनोमीटर गिव्स यू। कितना डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर देगा ये किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे। जितना करंट आप सेंड करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्लेक्शन के, उतना ही आपको क्या है, डिफ्लेक्शन आपको गैल्वेनोमीटर शो करेगा, ठीक है। सो डिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट यस सर। पार्ट, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू current flowing through coil and G is a constant, that constant is called galvanometer constant or figure of merit, ठीक है। तो अब कुछ इससे टर्म्स हैं इससे रिलेटेड अपने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से, वो तो अपने फाइंड आउट कर ही लिया रिलेशन, हमने पता लगा लिया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कि भाई जो डिफ्लेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के आई के, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात थोड़ी सी मैं पीछे से लेना चाहूंगा, और वो ये है कि ये भी ध्यान रखें कि भाई डिफ्लेक्शन जो है हमारा किस किस पे डिपेंड कर रहा है, जी पे तो कर रहा है, बहुत सही है, ठीक है। अभी मैं जी क्या, ये वाली इक्वेशन को अगर अपन लेके चले, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन को आप देखो तो अल्फा किस किस पे डिपेंड कर रहा है,
अल्फा डिपेंड कर रहा है एन पर जो कि नंबर ऑफ टर्न्स है, अल्फा डिपेंड कर रहा है बी पर जो कि मैग्नेटिक फील्ड है, अल्फा डिपेंड कर रहा है ए पे जो कि एरिया ऑफ लूप है, और डिपेंड कर रहा है के पे, और के क्या है, टॉर्शन कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग है। अगर हमें इन पर तो ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर हमें डिफ्लेक्शन को इंक्रीज करना है, ठीक है, तो इंक्रीज करना है तो आप देखिए किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा एन पे, बी पे, ए पे और के पे। तो आगे जाके ये भी अपन एक टॉपिक लेंगे, तो इस इक्वेशन से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। अभी हम लेते हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट जो इससे रिलेटेड टर्म्स हैं, जैसे कि फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो फिगर ऑफ मेरिट या गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट अभी हमने स्टडी कराई था। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आता है, अल्फा इज इक्वल टू 1/g होता है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I/अल्फा हो जाएगा, और g आपने अपनी फाइंड आउट कहते हैं g इज इक्वल टू क्या आता है, k डिवाइड बाय nba है ना। ये रहा यहाँ से, तो g इज इक्वल, g का जो फॉर्मूला होगा क्या जाएगा, g इज इक्वल टू आपका सा जाएगा I/अल्फा और या k डिवाइड बाय nba। अब g को डिफाइन कैसे करोगे, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट या फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर को। तो अगर अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाए तो g इज इक्वल टू क्या जाएगा, I हो जाएगा। अगर इसको डिफाइन करना है मुझे g को, तो अल्फा की वैल्यू 1 रख दो, यानी कि 1 स्केल डिवीजन डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए जितने करंट जो होता है, ठीक है, द करंट विच प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 1 स्केल डिवीजन इन गैल्वेनोमीटर, उसको हम क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट या फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। आया समझ में। ये जो फॉर्मूला है यस g सर। इज इक्वल टू I अपॉन अल्फा, इसमें अगर अल्फा इज इक्वल टू 1 स्केल डिवीजन कर दिया जाए, अल्फा इज इक्वल, अल्फा क्या है, डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन अगर आपका 1 स्केल डिवीजन डिफ्लेक्शन है, तो वो जो करंट है जिसने की ये प्रोड्यूस किया है, वो करंट किसके बराबर होता है, या उस करंट को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट या फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक यस है, सर। अगली जो टर्म है वो है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो सर लास्ट सेंसिटिविटी पेज एक बार बता देना। ये वाला, हाँ सर ठीक है। ठीक है। अच्छा, अच्छा सेंसिटिविटी क्या है, सेंसिटिविटी आप, सेंसिटिविटी आप वैसे भी इन जनरल भी हम समझते हैं, यहाँ पर सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि आपने थोड़ा करंट भेजा, थोड़ा सा, और बहुत लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन हो गया, तो उसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। ऐसे ही आपने स्मॉल वोल्टेज अप्लाइड करा अक्रॉस द एंड्स ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, आपने क्या है, अप्लाई करा स्मॉल जो है वोल्टेज, और उससे बहुत लार्ज रिफ्लेक्शन हो गया, तो इसको बोला जाता है सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। So what is the sensitivity of a galvanometer? When we apply the small, we pass the small current to the moving coil galvanometer, or we apply the small voltage, okay, or small potential difference across the ends of the moving coil galvanometer, and will show the large scale deflections, then it is called the sensitivity of a galvanometer। तो आप देख रहे हैं दो टर्म आ रही है इसमें, एक तो करंट पास किया जाए, और एक क्या है भाई, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस करा जाए उसके एंड पर। तो इसी के बेसिस पर दो तरीके की सेंसिटिविटी होती है, एक बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, और दूसरे को बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, तो वन बाय वन देख लेते हैं। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है अल्फा अपॉन आई। तो आई इज इक्वल टू 1 कर दो आप, अगर आई इज इक्वल टू 1 कर दूं मैं, आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर कर दिया जाए, देखो यहाँ पर अगर आई इज इक्वल टू अपन करते हैं 1 एम्पियर, तो आपका आई एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा हो जाएगा। आई एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो करंट सेंसिटिविटी किसके बराबर होगा, डिफ्लेक्शन के बराबर, तब जब करंट क्या है 1 एम्पियर। सो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस व्हेन यूनिट करंट इज पास्ड इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी, फॉर्मूला होता है अल्फा अपॉन आई। आया समझ में। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस व्हेन यूनिट हाँ करंट सर। इज पास्ड, यूनिट करंट जब पास करते हैं तो जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। तो सेकंड जो है वो है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी अल्फा अपॉन बी हो गया। यहाँ पर भी आप देखो v इज इक्वल टू, अगर अपन करते हैं v इज इक्वल टू क्या कर दो, 1 वोल्ट कर दो, तो v इज इक्वल टू 1 वोल्ट अगर मैंने कर दिया, तो vs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। vs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा। इसका मतलब डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस व्हेन यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है उसके एंड्स के अक्रॉस, अगर यूनिट है ना, अगर उसका अक्रॉस अपन ने यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो फिर जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है उस डिफ्लेक्शन को अपन बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्लियर है बात, आ रही है समझ में। ठीक है, यस सर। अब देखो v इज इक्वल टू आई आर अपन कर सकते हैं ओम्स लॉ से, तो ओम्स लॉ से v इज इक्वल टू आई आर कर दिया अपन ने। ठीक है, अभी आगे क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ पर देखो अपने पास ये वैल्यू है अल्फा अपॉन आई की, ये
ये अल्फा अपॉन आई की वैल्यू है, अल्फा अपॉन आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एनबीए डिवाइड बाय के हो जाएगी। ठीक है, ये तो आई अपॉन अल्फा, अल्फा अपॉन आई करोगे तो क्या आ जाएगा, एनबीए डिवाइड बाय के हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो अल्फा है, दिस अल्फा डिवाइड बाय आई, इसकी वैल्यू रख देंगे अपन एनबीए बाय के, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी का, है ना। नाउ अब इसमें देखो आप, करंट सेंसिटिविटी थी आपकी, करंट सेंसिटिविटी क्या है, अल्फा बाय आई है ना। तो ये जो अल्फा डिवाइड बाय आई यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अल्फा डिवाइड बाय आई दिख रहा है आपको। तो ये सर इसमें अल्फा बाय आई को जो अपन ने एन बी अपॉन के लिखा, उसमें फिर आई की वैल्यू 1 होगी। वन सेकेंड, एक सेकेंड ध्यान से देखो आप, पहले तो ये वाले फॉर्मूले समझ लो दोनों, है ना। वी एस इजिकल टू अल्फा बाय वी हो गया, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर होता है, आई आर कर दिया आपने, अल्फा अपॉन आई क्या होता है, आई एस होता है, तो आई एस अपॉन आर आ गया। तो ये समझ में आया आपको, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट हाँ सर। सेंसिटिविटी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ये तो क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं इस फॉर्मूले में, तो इस फॉर्मूले में अपन अल्फा बाय आई की वैल्यू रख रहे हैं, नहीं वन नहीं, वो डेफिनेशन बनाने के लिए बोला है आपसे, वो डेफिनेशन बनाने के लिए रख देते हैं अपन, ऐसे नहीं रखते हैं। तो फॉर्मूला तो है ना, जो फॉर्मूला बनेगा आपका, तो अल्फा अपॉन आई की वैल्यू रखते हैं, अल्फा अपॉन आई की वैल्यू क्या है, एनबीए डिवाइड बाय के है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास हो जाएगा एनबीए डिवाइड बाय के आर। ठीक है, तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गई, ये रिलेशन हो गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी का ये रिलेशन बन जाएगा आपका। और करंट सेंसिटिविटी क्या है आपके पास, अल्फा डिवाइड बाय आई। ठीक है, तो इस तरह से एक तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, यहां तक में अभी कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। आगे जो फैक्टर्स मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किए थे अभी की, फैक्टर्स ऑन विच सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स। ठीक है, किन किन फैक्टर्स पे सेंसिटिविटी डिपेंड्स करती है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगी, एरिया ऑफ द कॉइल पर डिपेंड करेगी, और टॉर्शन कांस्टेंट पर डिपेंड करेगी। ये सब आ रहे हैं, देखो इसमें भी आ रहा है, एन आ रहा है, एन नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, बी आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ए आ रहा है एरिया ऑफ कॉइल हो गया, के आ रहा है जो कि टॉर्शन कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब फैक्टर्स बाय विच द सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड, जिससे कि इंक्रीज की जाती है क्या, बाय, देखो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनको तो इंक्रीज कर दो, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसको डिक्रीज करो। ठीक है, तो जैसे आपका एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, ऐसे बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, और डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टॉर्शन कांस्टेंट, क्योंकि नीचे आ रहा है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टॉर्शन कांस्टेंट। ठीक है, सो इस तरह से आपका जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है ये कंप्लीट इसका है आपके पास सॉल्यूशन, कि क्या होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, आगे थ्योरी वर्किंग क्या है, इसके डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, इसके बाद गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, फिर करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, और ये वाले पॉइंट्स, सेंसिटिविटी डिपेंड किस पे करती है, कैसे इंक्रीज की जा सकती है सेंसिटिविटी, तो ये कंप्लीट टॉपिक है आपका।